हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राइमस हॉस्पिटल की इंटरव्यू के बारे में। तो मैं हॉस्पिटल में गया था 2-3 दिन पहले। तो मेरी मेरी इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैसे रहा, तो उसके बारे में मैं आप सबको क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछे गए और आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम आगे शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये हॉस्पिटल में वैकेंसीज अभी चल रही है, वो फ्रेशर को भी ले रहे हैं। तो उनके पास ना नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी कमी है। तो अगर आप भी एज ए फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस स्टाफ हो और आप जाना चाहते हो वहाँ पे, तो आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अभी वैकेंसीज है। तो फ्रेशर को भी वो रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 3-4 स्टाफ थे जो मुझे मिले, मतलब जिन्होंने मुझे बताया कि आपकी वीडियोस देखी थी हमने और हमने इंटरव्यू दी और हमारी इंटरव्यू क्लियर हो गई। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने उनसे भी पूछे थे कि उनको क्या क्या है, और बाकी मैं भी अपने बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेशर को भी ले रहे हैं। प्लस अगर आपको एक्सपीरियंस है फिर तो आपको डेफिनेटली रख ही लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सैलरी जो है वो सैलरी भी सही दे रहे हैं, मतलब जो अप्रॉक्स 21 सैलरी दे रहे हैं, जो ऑल ओवर दिल्ली में चल रही है। तो 21.5 सैलरी है, मतलब 21,500 रुपये सैलरी है अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हो जीएनएम के बेस पे। अगर आपने बीएससी कर रखी है तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ना, ओनली 500 रुपीज़ से बढ़ाते हैं, मतलब 22,000 रुपये आपकी लगेगी। उसके बाद अगर आपके एक्सपीरियंस है, मान लो आपको 1 साल का है, तो मुझे लगता है वो 1000 या 1500 एक साल के ऊपर बढ़ाते हैं। तो जितना ही आपका बढ़ता जाता है उसी हिसाब से आपको पैसे देते हैं। बाकी जो आपकी प्रीवियस सैलरी होती है उसी के ऊपर आपकी सैलरी डिसाइड होती है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मतलब क्वेश्चन मुझे रिटर्न में आए थे उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ओनली 10 क्वेश्चन थे। मतलब 10 क्वेश्चन का वो पेपर था, जिसमें से वो मैंने उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5-7 मिनट लगे होंगे वो हल करने में। और डेफिनेटली आप भी कर लोगे, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शॉर्ट से थे और आप बहुत ही मतलब जल्दी हल कर सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन थे। वो सारे हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें बस मैं आपको अपनी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊंगा और क्वेश्चन जो इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछे थे। तो दोस्तों, वहाँ पे जो सेकंड फ्लोर पे उनके नर्सिंग सुपरवाइज़र थे, उनके साथ मेरी इंटरव्यू हुई। तो इंटरव्यू के दौरान पहले उन्होंने वही मेरी नॉर्मल इंट्रो वगैरह ली के आप कहाँ से हो, अपनी इंट्रो दी, फिर आप कहाँ से आए हो और फिर आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे पहले आपने काम किया है। फिर आपकी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, दिल्ली में काम करने के लिए डीएनसी करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप आ सकते हो, लेकिन ये है कि आपको करवानी पड़ेगी जब आप ज्वाइन कर लेते हो। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू करे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, तो आपको कहाँ के एक्सपीरियंस है। तो मैंने हर जगह का एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि मुझे उनसे क्वेश्चन निकलवाने थे कि मतलब क्या क्या टाइप के, किस किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने उनको ये भी बताया कि मुझे मेडिकल आईसीयू का भी है, मुझे सीसीयू का भी है और मुझे न्यूरो आईसीयू का भी है। तीनों का एक्सपीरियंस मैंने उनको बताया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि किस टाइप के पेशेंट आपने देख रखे हैं। तो फिर जब मैंने उनको बताया कि अभी मैं जैसे रिसेंट सीसीयू में काम कर रहा हूँ, कार्डिक आईसीयू में, तो वहाँ पे मतलब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर पेसमेकर वाले या ऐसे वाले पेशेंट आते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे उन्हीं के रिलेटेड पूछा, जैसे एंजियोग्राफी क्या है या फिर पीटीसीए क्या होता है, मतलब जो स्टंट डालते हो उसका क्या प्रोसीजर है, वो पूछा। वो मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई पेशेंट आता है एमआई करके, मतलब जिसको है ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट अटैक हुआ है, तो उसके लिए फिर आपका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोटोकॉल है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो नॉर्मल जैसे आपको पता है कि हम ईसीजी करते हैं, है ना, उसके बाद हम ट्रोपाई करते हैं, फिर उनकी इको करते हैं, फिर फर्दर हम एंजियोग्राफी करते हैं एमआई को कंफर्म करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। तो उसी में से ही फिर क्वेश्चन वो पूछने लग गए। जैसे ट्रोपाई है, ट्रोपाई की नॉर्मल वैल्यू पूछ ली, ट्रोपाई कैसे करते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो वो मैंने बताई 0.02 जो मतलब नॉर्मल कट ऑफ होता है। तो वो हर हॉस्पिटल में थोड़ी थोड़ी वेरी कर सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 0.02 को हम नॉर्मल तक मानते हैं। अगर इससे नीचे है तो नेगेटिव है, ऊपर है तो पॉजिटिव है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि लोडिंग डोज जो आप देते हो कार्डिक में वो कैसे देते हो। तो लोडिंग डोज भी सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैंने उनको जैसे बताया, जैसे हमारे वहाँ पे देते हैं, तो मैंने उनको बताया कि 300 इकोस्प्रिन देते हैं, 300 क्लोपिडेग्रल देते हैं और फिर 80 अटोरवास्टैटिन देते हैं। तो फिर लोडिंग डोज के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आईएबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। वो मैंने बताई कि इंट्रायोटिक बलून पंप बोलते हैं हम उनको उसको। तो फिर उन्होंने आगे मुझसे पूछा कि वो कब हम यूज़ करते हैं। तो वो बताया कि जैसे नॉर्मल हार्ट फेलियर वाले पेशेंट है, कार्डिक आउटपुट जिनकी कम है या फिर जिनका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो ऐसे वाले पेशेंट को मेनली कार्डिक आउटपुट बढ़ाने के लिए और
जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करने के लिए हम IABP लगाते हैं, जस्ट सपोर्ट के लिए। तो कितने दिन तक उन्होंने पूछा कि लगा के रखते हो, तो इसका नॉर्मल जो होता है 2 to 3 डेज तक हम रखते हैं। इससे ज़्यादा मैंने तो नहीं देखा, मतलब रखने को तो रख सकते हैं अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है, लेकिन नॉर्मल जो मैंने देखे हैं हम 2 से 3 दिन तक ही रखते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे DFib के बारे में पूछा। तो DFib का फिर मैं मतलब उन्होंने एक डिफरेंस पूछा था कि कार्डियो वर्जन और नॉर्मल DFib से शॉक देते हो आप, दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो कार्डियो वर्जन है वो एक प्लान्ड प्रोसीजर होता है, उसमें आप पूरा प्लान करते हैं पहले कि पेशेंट को शॉक देना है, उसके लिए पूरी एनेस्थीसिया टीम आती है, फिर डॉक्टर्स आपके साथ होते हैं और आप मतलब पूरा पेशेंट को सिडेट करते हो, ऑक्सीजन वगैरह देते हो, मतलब हर चीज़ आप रेडी करके रखते हो, तब आप कार्डियो वर्ज करते हो पेशेंट को। तो वो भी नॉर्मल AF हो रहा है, पेशेंट को फ्लटर आ रहे हैं या ऐसे वाली कंडीशन में जब हम करते हैं। तो दूसरा DFib के साथ जो शॉक देते हैं वो हम इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट है कोई, उसको एकदम से VT हुआ है, पेशेंट मतलब बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो उस टाइम पे आप फिर जल्दी से मतलब DFib के साथ शॉक देते हो। बाकी DFib जो है वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से फंक्शन उसमें होते हैं, अगर वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो ये वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। तो फिर उन्होंने पूछा कि SVT की फुल फॉर्म सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फिर उन्होंने पूछा कि उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हो। तो उसकी मैनेजमेंट में मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बता रखी है कि हम एडिनोसिन देते हैं। तो एडिनोसिन के जो शॉट हम देते हैं 6 mg का एक एडिनोसिन होता है, तो आप 6 करके 3 बार दे सकते हो। वैसे तो एक ही एडिनोसिन या 2 एडिनोसिन के साथ ही पेशेंट रिवर्ट हो जाते हैं, अगर बाई चांस नहीं रिवर्ट होते तो फिर आप 6 और दे सकते हो, मतलब टोटल 18 mg तक जा सकते हो। एडिनोसिन देने से पहले हम कई बार कैरोटिड मसाज भी कर सकते हैं, कई बार उसके साथ भी पेशेंट रिवर्ट हो जाता है, अगर नहीं होता तो फिर नॉर्मल आप एडिनोसिन तो देते ही हो। तो फिर उन्होंने मुझसे इमरजेंसी मेडिसिन पूछी कि कौन कौन सी होती है, या आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी रखी है, या आप क्या क्या यूज़ करते हो। तो वो सारी मैंने उनको बताई कि ये हम यूज़ करते हैं। तो इसकी भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, आप ज़रूर देख लेना। तो वो मैंने बताई कि कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट, डेक्सट्रोज और ये सारे एट्रोपिन एपी सारे देते हैं। तो इसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, PTCA करके आपके पास पेशेंट आता है, मतलब किसी पेशेंट को स्टंट डाले उसके बाद आपके पास आता है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे एक बार हमारे जब NABH का राउंड हुआ था उस टाइम पे भी मुझसे पूछा था। तो अगर आप CCU में काम कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मैंने उनके साथ ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करा, क्योंकि वो जल्दी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं भी जल्दी आंसर कर रहा था। तो मेन चीज़ वो वही देखते हैं कि आप कितनी एफिशिएंटली और कितनी स्पीड में आंसर कर रहे हो, आप कुछ मतलब अपने से सोच रहे हो, या मतलब आपके माइंड में आंसर नहीं आ रहा है या कैसे। तो आप अगर डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आंसर कर रहे हो तो मतलब वहाँ से ही आप उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई बंदे को पता है। तो कॉम्प्लिकेशन वही हेमाटोमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और वैसोवेगल पेशेंट को हो सकता है, मतलब हाइपोटेंशन सडन हो सकती है ना। तो या फिर पेशेंट को अरिथमियाज आ सकते हैं, या फिर पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पेशेंट को हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें मैं उनको बताई। फिर उन्होंने शीट कैसे आउट करते हैं, क्या क्या करना होता है, वो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने पूछा ACT क्या होती है। तो अगर आप कार्डियक में काम नहीं करते तो मे बी आपको ना पता हो, ACT मशीन हमारे पास एक मशीन होती है जिसमें हम टेस्ट करते हैं ACT, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम। तो उसमें नॉर्मल आप पेशेंट का मतलब उसकी जो वाइल भी होती है उसको चेक करने वाली वो अलग से वाइल आती है। तो उसमें आप ब्लड डाल के मशीन में लगाते हो, फिर मशीन का वो मतलब उसमें रोटेट करती रहती है वाइल। तो जितने सेकंड पे जाके वो रुकती है उतनी ही पेशेंट की ACT होती है। तो नॉर्मल 160 या 180 की ACT होती है तो हम शीट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको बताया। तो उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपने वेंटिलेटर तो देखा ही होगा, या वेंटिलेटर वाले पेशेंट तो देखे ही होंगे। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे मेडिकल का एक्सपीरियंस भी है और न्यूरो का भी एक्सपीरियंस है। तो मैंने वेंटिलेटर वाले बहुत पेशेंट देखे हैं। तो वेंटिलेटर के उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, मतलब मुझसे मोड ही पूछे थे कौन कौन से, वो मैंने उनको बता दिया कि वॉल्यूम कंट्रोल होता है, प्रेशर कंट्रोल होता है, और एक PRVC मोड है जिसको हम प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं, और एक SI में भी मोड है, CPAP मोड है।
तो ऐसे मैंने अलग अलग उनको बता दी। तो फिर उन्होंने उसके बाद बोला चलो ठीक है ओके। तो उनके साथ एक और बैठे थे, अब मुझे ये नहीं पता वो एजुकेटर थे NST या एजुकेटर होंगे वहाँ पे, या फिर ANS या DNS जो भी होंगे। तो उनसे उन्होंने बोला कि आप कुछ पूछना चाहते, तो वो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं मेरे से। तो बस फिर इतना ही हुआ, उसके बाद मैं बाहर आ गया। फिर उसके बाद मैं सीधा HR में गया। फिर सैलरी डिस्कशन हुई, तो सैलरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे वो लगाते हैं। तो इसके बाद जो फ्रेशर के लिए क्वेश्चन थे उसके लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मुझे 3-4 लड़के थे, मतलब जो वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करा था, अभी उनको 2 दिन ही हुए थे। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हम आपकी वीडियो देख के आए थे और यहाँ की इंटरव्यू हमने मतलब तीनों ने क्लियर कर लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई वो देख के कि मतलब जो जिस चीज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया था, जो मैं चाहता था, और वो डेफिनेटली हो भी रहा है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। तो उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे जो उन्होंने मुझे बताए कि हमें इंटरव्यू के दौरान एज ए फ्रेशर उन्होंने पूछे थे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें मोस्टली मैंने आपके साथ शेयर करे ही हुए हैं ये क्वेश्चन। तो जैसे उनको पूछा कि पल्स की साइट क्या है, जैसे वो 3 जने थे, तीनों को मतलब वो सेम ही क्वेश्चन पूछे थे, पल्स आप कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हो। तो पल्स की जो लोकेशन है वो मैंने आपको बता रखी है, कहाँ कहाँ से आप चेक कर सकते हो। नॉर्मल कैरोटिड से कर सकते हो, फिर रेडियल कर सकते हो, ब्रेकियल कर सकते हो, अपाइकल कर सकते हो, फिर फेमोरल कर सकते हो, डॉर्सल स्पाइडिस कर सकते हो। तो इनके बारे में आप उनको बता सकते हो कि कहाँ कहाँ से होती है। और BLS के दौरान उन्होंने पूछा कि कौन सी पल्स चेक करते हैं, तो वो आपको पता है कि हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। फिर पेन असेसमेंट के लिए इनसे पूछा था कि कौन कौन सा मतलब स्केल होता है पेन असेसमेंट के लिए। तो नॉर्मली इसमें हम 2 स्केल यूज़ करते हैं। पहला जो है वो है न्यूमेरिकल वाला, और दूसरा जो है वॉन्ग बेकर। तो ये दोनों स्केल्स के बारे में वो आपको पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताना है। तो फिर इनसे पूछा था कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया क्या है। तो हाइपरग्लाइसीमिया का आपको पता है जब मतलब शुगर जो है बढ़ जाती है, और हाइपो का है जो कम हो जाती है। 70 से जैसे ही कम हो जाती है फिर उसकी मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो वो आपको बताना है कि उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। मतलब आप उनको ओरल कुछ भी शुगर वगैरह दे सकते हो, अगर वो नहीं है, अगर ज़्यादा कम हो रही है, मतलब 70 से भी नीचे जा रही है, तो उस दौरान फिर आप उनको 25% वाली डेक्सट्रोज फिर उसके बाद देते हो। देन जब डेक्सट्रोज देने के बाद आप मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर आपको फिर दोबारा से शुगर चेक करनी है कि शुगर बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो फिर उसी हिसाब से देखना होता है। तो अगर ज़्यादा बढ़ी है तो वो भी आपको पता है कि ओरल हाइपरग्लाइसीमिक जो उनको मेडिसिन चल रही है वो आपको देनी है। अदरवाइज़ आप उनको इंसुलिन भी दे सकते हो स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से। उसके बाद हार्ट रेट के बारे में पूछा था कि अगर हार्ट रेट बढ़ जाए तो क्या बोलते हो, तो वो आपको याद रखना है टैकीकार्डिया, अगर कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया, और अगर ब्रीदिंग रेट जो बढ़ जाए तो टैकीपीनिया, और कम हो जाए तो ब्रेडिपीनिया। उसके बाद उनको कैनुला के बारे में पूछा था, जो IV कैनुला हम पेशेंट को लगाते हैं। पहले कैनुला के बारे में उन्होंने बताया कि 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो था कि कैनुले के साइज़ कौन कौन से होते हैं जो हम लगाते हैं, है ना, और एक था कि मतलब आप कहाँ कहाँ पे कैनुला लगाते हो। कैनुले के जो साइज़ होता है, सबसे पहले मतलब छोटे से हम बड़े को अगर देखें तो 26 का जो है वो पर्पल कलर का आता है आपके पास। उसके बाद 24 का जो येलो कलर का आता है, 22 का ब्लू कलर का आता है, 20 का आपके पास पिंक कलर का आता है, और 18 का हमारे पास ग्रीन का आता है। उसके बाद 16 का ग्रे का आता है। उसके बाद 14 का हमारे पास आता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। तो ये मेन कैनुला जो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो है बहुत कम यूज़ होता है। जो पर्पल वाला है मतलब 26 का, और बड़े में से जो ऑरेंज कलर का है 14 का, ये दोनों कैनुले बहुत कम यूज़ होते हैं। अदरवाइज सारे कैनुले हम यूज़ करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे हम लगाते हैं वो भी आपको पता है। मेटाकार्पल वेन पे लगा सकते हो, या सिफेलिक वेन्स पे लगा सकते हो, या बेसिलिक पे लगा सकते हो, है ना। तो ये आप 2-3 वेन्स उनको बता सकते हो। फिर ब्लड सैम्पलिंग के लिए भी उनसे पूछा था कि कौन सी वेन को हम प्रेफर करते हैं। तो मीडियल क्यूबाइटल वेन जो यहाँ पे होती है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो उनसे पूछे। मतलब उन्होंने बोला कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, बस 6-7 क्वेश्चन पूछ के फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप नेक्स्ट जाने को भेज दो। मतलब उनको स्टाफ की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे अगर आप जा रहे हो। तो मेरे से उन्होंने शायद इसलिए ज़्यादा पूछे क्योंकि मैं उनको पता था कि इसका एक्सपीरियंस भी इसने 4 साल का शो करा है, और ऑब्वियसली अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा शो करे तो सैलरी भी ज़्यादा मांगेगा, तो इसलिए शायद वो मेरे से ज़्यादा पूछ रहे थे। लेकिन अगर आप फ्रेशर जाते हो तो फ्रेशर वो तीनों से मैंने बात करी थी, तो तीनों को ऐसे ही मतलब 6-7 क्वेश्चन ही पूछे थे, और यही सेम क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने आपको बताया। तो हो सकता है आपको थोड़े बहुत मतलब डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ऊपर नीचे,
लेकिन आप अपनी तैयारी करके जाना और ज़रूर आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी। तो दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे थे। तो और कोई आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछना हो या प्राइमस हॉस्पिटल के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।